नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप ही के चैनल पे एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा। आज इस चैनल पे हम एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। परंतु मौर्य साम्राज्य के उदय को समझने और चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों को जानने से पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि फिर कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां थीं जिस कारण उत्तर भारत का एक सबसे बड़ा शक्तिशाली राजवंश, जो नंद वंश के नाम से जाना जाता है, जो मगध जैसे विशाल राज्य का शासक था धनानंद, उसे पराजित होना पड़ा और वहां पर एक छोटे से क्षत्रप चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये कहानी शुरू होती है सिकंदर के भारत आक्रमण से। मकदूनिया शासक सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, जब उसने झेलम के युद्ध या कहीं कहीं से रावर का युद्ध भी कहा जाता है, युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया और व्यास नदी को पार कर कर आगे बढ़ा। लेकिन सेना द्वारा आगे बढ़ने से इनकार करने के कारण सिकंदर को पुनः मकदूनिया लौटना पड़ा। मकदूनिया जाने से पूर्व उसने भारत में जीते अपने सभी क्षेत्रों को 5 प्रांतों में विभाजित किया और वहां पर अपने क्षत्रपों को नियुक्त कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश उसके क्षत्रप अयोग्य निकले और जैसे ही सिकंदर मकदूनिया गया, पीछे से उन क्षेत्रों पर अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य ने उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया। महावंश टीका के अनुसार ऐसे समय में तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण के पुत्र चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक शिक्षक था एवं अपनी युवा अवस्था में मगध के शासक नंद द्वारा अपमानित किए जाने पर नंद वंश के नाश की प्रतिज्ञा कर चुका होता है, उसने एक बालक को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देकर चंद्रगुप्त के नाम से मगध का शासक बनाया। उसने मगध के तत्कालीन शासक धनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एवं उसके प्रारंभिक जीवन के संबंध में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त एक शूद्र था, अर्थात वह निम्न कुल का था, जबकि जैन और बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय वंश का मानते हैं। यूनानी भी अपने लेखों में उसे शूद्र ही मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन सामान्य ही रहा, परंतु उसके राजसी गुणों को देखकर चाणक्य ने उसे एक सम्राट के रूप में शिक्षित दीक्षित किया तथा उसने एक छोटी सी सेना भी तैयार की, जिसमें संभवतः सिकंदर से पराजित सेना के सैनिक थे। ऐसा भी माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय ने सैनिक संग्रह में आर्थिक सहायता की थी, वरना एक शिक्षक कैसे एक सेना का गठन कर सकता है, ये मानना थोड़ा कठिन है। यदि हम एक चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के विषय में विश्लेषण करें तो यूनानी लेखकों के अनुसार सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब को जीता, जो कि व्यवहारिक भी लगता है, क्योंकि जब सिकंदर पुनः मकदूनिया लौटा था तो वो भारत के विजय क्षेत्रों पर, जैसा हमने पहले कहा, कि अपने जो क्षत्रप हैं उन्हें नियुक्त कर गया था, लेकिन उसकी अयोग्यता के कारण वहां पर अव्यवस्था और अराजकता फैल गई, जिसका लाभ चंद्रगुप्त ने उठाया और उसने सर्वप्रथम पंजाब को अपने अधिकार में लिया। इतिहास का स्मिथ व राय चौधरी के अनुसार इस कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने इन क्षेत्रों को विजित किया और उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों को इसी प्रकार उन्होंने जीता।
किंतु विशाख दत्त की मुद्रा राष्ट्र नामक किताब में चाणक्य ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने अपनी बुद्धि और कूटनीति के दम पर शक, यवन, ब्राह्मण, किरात, कंबुज, पारसिन की भारी सेना की सहायता से कुसुमपुर अर्थात पाटलिपुत्र को जीता। इतिहासकार स्मिथ व राय चौधरी भी इसी मत का समर्थन करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पंजाब को जीता। किंतु मुद्रा राष्ट्र नाटक में स्पष्ट किया गया है कि चाणक्य ने अपनी बुद्धि और कूटनीति के दम पर शक, यवन, बाहलिक, किरात, कंबुज, पारसिन जैसी जातियों की भारी सेना के साथ कुसुमपुर अर्थात पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, उसका घेरा डाला और उसे जीता। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि शक, यवन, बाहलिन, किरात, कंबुज, पारसिन आदि जातियों पर भी चंद्रगुप्त का अधिकार था, वो उसके अधिकार में थे, तभी तो सैनिक सहायता उसे प्रदान की और उसने मगध को जीता। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। उसने अपने इस शासनकाल में पंजाब एवं मगध को जीतने के पश्चात यूनानियों को हराने का निश्चय किया। इस समय यूनानियों का नेतृत्व सेल्यूकस निकोटस कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपनी राज्य उत्तर भारत में स्थापित कर लिए, तभी 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस निकोटस ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के कारण दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ। संधि के अनुसार 500 हाथी, 4 प्रांत जिसमें एरिया, जेड्रोशिया, अराकोशिया, पेट्रोशिया और एक अन्य प्रांत भी शामिल था जो पेरोपेनिसेडाई के नाम से जाना जाता है, उसे चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार स्वरूप दिया गया। इसी संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विजय के पश्चात दक्षिण भारत को विजित करने की योजना बनाई और वो दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शकल जम्बूद्वीप का शासक कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि उसकी राज्य सीमा श्रीलंका तक थी, क्योंकि उस समय जम्बूद्वीप श्रीलंका को कहा जाता था। उसने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतना प्रारंभ किया और श्रीलंका तक पहुंच गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार भारत के उत्तर में कश्मीर तथा उत्तरी अफगानिस्तान, पश्चिम में कंधार व बामनिया तथा दक्षिण में मैसूर व पूर्व भारत में बंगाल तक था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब उत्तर भारत में मगध में अपनी राज्य स्थापित करता है, तो बाद में धीरे धीरे पंजाब, मगध, बंगाल, बामनियार, जम्मू कश्मीर, उत्तरी अफगानिस्तान, दक्षिण में मैसूर, इन सभी क्षेत्रों को विजित कर भारत में एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना करती है और इस प्रकार भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना होती है। कोई क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, आगे इसको शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।